बलरामपुर गांव में रामू नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहा करता था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसके गांव का बिरजू नाम का व्यक्ति दौड़ते हुए वहां पर आया। रामू, क्या तुमने एक नई खबर सुनी? कौन सी खबर? रामू, अपने गांव में एक बहुत बड़े पंडित आए हुए हैं जिन्हें ज्योतिष का बड़ा ही अच्छा ज्ञान है। गांव के सभी लोग अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य मालूम कर रहे हैं। ये सुनकर रामू मुस्कुराने लगा। अगर भविष्य पहले ही पता हो तो जिंदगी का क्या मजा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं खास तौर पर तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास छोटा सा खेत है जिस पर बड़ी मेहनत से काम करके अपने परिवार का पेट भरते हो, और वो भी कभी कभी तुम्हारा परिवार भूखा ही रहता है। तुम्हारी एक जवान बेटी है जो विवाह योग्य हो गई है। मैं तेरी बात समझ गया बिरजू। तू केवल ये कहना चाहता है कि मैं अपना हाथ पंडित को दिखाऊं और कहूं कि मेरे भविष्य में क्या है, क्या मेरे पास धन आएगा भी या नहीं। हाँ, तू भी जाकर पता कर ले कि तेरी किस्मत के सितारे कब तक गर्दिश में रहेंगे। हर किसी के दिन बदलते हैं, क्या तेरे भी दिन बदलेंगे? ये सुनकर रामू गहरी सोच में डूब गया। ठीक है बिरजू, तू घर जा। मैं शाम को काम खत्म करके पंडित जी से जरूर मिलूंगा। इतना कहकर रामू फिर से मेहनत में लग गया और बिरजू वहां से चला गया। शाम को रामू अपना काम खत्म करके पंडित से मिलने चला गया। रामू को देखकर पंडित पूरी तरह से चौंक गया। चेहरे पर गरीबी है, लेकिन आंखों में एक विचित्र चमक है जिसे केवल एक ज्ञानी ही देख सकता है। तू बड़ा तकदीर वाला है। ये सुनकर रामू चौंक गया। मेरी हाथ की लकीरें देखकर बताइए पंडित जी, मेरी एक जवान बेटी है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। क्या मैं अपनी बेटी का विवाह कर भी पाऊंगा या नहीं? मुझे तेरा हाथ देखने की जरूरत नहीं है। आंखों की चमक मैंने देख ली और तुझे इशारों में बता भी दिया कि तू बहुत तकदीर वाला है और तुझे इसका एहसास बहुत जल्द ही हो जाएगा। इतना कहकर पंडित दूसरे कार्य में लग गए। रामू अपने मन में सैकड़ों सवाल लिए हुए अपने घर आ गया। रामू ने सारी घटना अपनी पत्नी सीता और अपनी जवान बेटी लक्ष्मी को बताई। पंडित जी ने मेरा हाथ देखे बगैर ही कहा कि मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। पिताजी, पंडित ने आपको देखकर कहा है। उनके चर्चे दूर दूर तक राज्यों में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कुछ देखकर ही कहा होगा। अरे, सारा जीवन तो गरीबी में ही बिताया है हमने, और ये हाथ देखने वाले बस यही कहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामू मुस्कुराने लगा। अगले दिन रामू फिर से खेतों में चला गया। दोपहर के समय सीता ने लक्ष्मी को खाना देते हुए कहा, अपने पिताजी को खेत में जाकर खाना दिया। बेचारे अकेले भूखे मेहनत कर रहे होंगे। लक्ष्मी मुस्कुराती हुई खाना लेकर चल दी। वो आधे रास्ते तक ही पहुंची थी, तभी उसे गांव का जमींदार अपने साथी गब्बर के साथ मिल गया। मैंने बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां देखी है लक्ष्मी, लेकिन तेरे जैसी सुंदरता मैंने कभी नहीं देखी। सच बताऊं तो तुम पर ना जाने कब से मैं अपना मन हार बैठा हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे पिता की उम्र के हो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इस तरह बात करते हो? तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। ये सुनकर जमींदार के चेहरे पर क्रोध छलकने लगा। लक्ष्मी देख, अभी भी समय है, मेरी बात मान जा। मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तेरी माँ और पिताजी की गरीबी दूर हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख, तेरा पिता तेरा ब्याह कभी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि छोटे से खेत में वो तेरा और अपनी पत्नी का बड़ी मुश्किल से पेट भर पाता है। तेरा विवाह क्या खाक कर पाएगा?
लक्ष्मी गुस्से से पाँव पटकती हुई वहां से चली गई। ये देखकर जमींदार का साथी गब्बर जमींदार से बोला, जमींदार, लक्ष्मी तुम्हें कभी घास नहीं डालेगी। और क्यों डालेगी? तुम उसके पिता के उम्र के हो। ये सुनकर जमींदार क्रोधित होते हुए गब्बर से बोला, देखना गब्बर, एक दिन कुछ ऐसा करूंगा कि ये लक्ष्मी स्वयं अपनी मर्जी से मेरे हवाले आ जाएगी। इतना कहकर जमींदार गुस्से से वहां से चला गया। इधर लक्ष्मी अपने पिता को खाना देने खेत में चली गई। लक्ष्मी के चेहरे पर गुस्सा देखकर रामू उससे बोला, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? लक्ष्मी गुस्से से सारी घटना बताते हुए अपने पिता से बोली, जमींदार ने मेरी नाक में दम कर दिया है पिताजी। उसे मुझसे ऐसी बातें करने में शर्म क्यों नहीं आती? रामू की आंखों में क्रोध झलक आया। मैं जमींदार को जवानी से जानता हूँ। जब वो जवान था तो गांव की स्त्रियों पर बुरी नजर रखता था। उसकी हरकत पर उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन वो बुढ़ापे में भी नहीं सुधर रहा। तू उससे दूर रह, उससे मुंह मत लगना, बेकार है वो। अपने धन और सुख का नाजायज फायदा उठाता है। लक्ष्मी चुपचाप अपने घर चली गई। गब्बर, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, कोई योजना क्यों नहीं बताता? दिन पर दिन मेरी तलब बढ़ती जा रही है। मैं किसी भी कीमत पर लक्ष्मी को पाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको बहुत ही दिमाग से काम लेना पड़ेगा और बहुत ही चतुराई से। और वो कैसे? देखो, गांव में ऐसा कोई किसान नहीं जिसने आपसे कर्ज ना ले रखा हो, सिवाय रामू के। वो अपने परिवार को भूखा देख सकता है, लेकिन तुमसे कर्ज लेना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे वो तुमसे कर्ज ले, और फिर उसके ऊपर भारी ब्याज लगाकर तुम उसे डरा धमकाकर उसकी बेटी से ब्याह करने के लिए तैयार करवा सकते हो। ये सुनकर जमींदार बुरी तरह से चौंक गया। कुछ देर बाद उसके होठों पर मक्कारी भरी मुस्कान आ गई। गब्बर, उसके लिए कर्ज देने की कोई जरूरत नहीं है। काफी समय पहले रामू ने मुझसे कर्ज लिया था, जो कि चुका दिया था, लेकिन चुकाते वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। इसलिए मैं गांव में झूठ बोलूंगा और कहूंगा कि रामू ने बरसों पहले मुझसे कर्ज लिया था, जो अब तक नहीं चुकाया। उस पर भारी ब्याज लगाकर उसका खेत हड़प लूंगा, और फिर रामू के पास अपनी बेटी को मेरे हवाले करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अगले दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां जमींदार गब्बर के साथ आ गया। रामू, बरसों पहले तुमने मुझसे कर्ज लिया था, वो तुमने नहीं चुकाया। ब्याज मिलाकर रकम इतनी हो चुकी है कि अब ये खेत मेरा हो चुका है। कल तक इस खेत को खाली कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें जबरदस्ती धक्के मारकर खेत से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर जमींदार हंसते हुए वहां से चला गया। रामू अपना सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, जमींदार तो अत्याचार पर उतर आया है। मैंने तो उसका कर्ज चुका दिया था। मुझे सरपंच जी से मदद मांगनी होगी। रामू दौड़ता हुआ सरपंच जी के पास गया और सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार की नजर मेरी बेटी पर है, इसलिए उसने ये सारा नाटक रचा है। मुझे बचा लीजिए सरपंच जी, मुझे बचा लीजिए। जब तुमने कर्ज चुकाया था तो कोई लिखा पढ़ी या कोई कागज तुम्हारे पास है? नहीं, इसी बात का तो जमींदार फायदा उठा रहा है। अगर वो सीधे तुम्हारी बेटी पर हाथ डालता तो सारा गांव उसके खिलाफ हो जाता, इसलिए उसने तुम्हारे खेत पर कब्जा करने की धमकी दी है। तुम्हारे खेत पर कब्जा हो जाएगा, तुम बेरोजगार हो जाओगे और फिर वो अपनी मनमानी कर सकता है। रामू चुपचाप अपने घर चला गया।
और सारी घटना अपनी बेटी लक्ष्मी और अपनी पत्नी सीता को बताई। अगर उसने आपसे आपका खेत छीन लिया तो फिर हमारा परिवार तो भूखा मर जाएगा, और फिर हम अपनी लक्ष्मी का विवाह कैसे करेंगे? ये सुनकर रामू भी फूट फूट कर रोने लगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सीता। मन तो कर रहा है कि आत्महत्या कर लूं। सरपंच जी से मदद मांगी पर किसी ने साथ नहीं दिया, और गांव का कोई भी व्यक्ति जमींदार के खिलाफ बोलने की सोच भी नहीं सकता। पिताजी, ये सब मेरी सुंदरता के कारण हो रहा है। काश मैं इतनी सुंदर ना होती। बिटिया, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। अगले दिन रामू अपने खेत में गया, तभी वहां जमींदार गब्बर के साथ आ गया। जमींदार ने रामू को धक्के देकर उसके खेत पर कब्जा कर लिया। रामू निराश होकर घर लौट आया। समय ऐसे ही बीतने लगा और धीरे धीरे रामू की पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। ये सब लक्ष्मी से नहीं देखा गया। लक्ष्मी अपने परिवार की स्थिति देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अगर मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए जान भी देनी पड़ी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। रात के समय लक्ष्मी चुपचाप जमींदार की हवेली में चली गई। लक्ष्मी को देखकर जमींदार चौंक गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे पिताजी का खेत वापस कर दो और तुम जो चाहते हो अपनी मनमानी कर लो। मैं अपने माता पिता को भूखा नहीं देख सकती। सोच लो लक्ष्मी, एक बार हवेली में आ गई तो अब यहाँ से तुम्हारे कदम बाहर नहीं निकल पाएंगे। बस मेरी एक शर्त है। कैसी? मेरे पिता को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, और उन्हें कभी नहीं पता लगना चाहिए। अगर उन्हें पता लग गया तो वो और मेरी माँ जीते जी मर जाएंगे। उन्हें यही लगना चाहिए कि मैं कहीं अचानक गुम हो गई हूँ। कुछ दिन तक रोकर वो सब्र कर लेंगे, ये सोचकर कि शायद मैंने आत्महत्या कर ली या मर गई। वाह, मेरी तो मुराद भी पूरी हो गई। ठीक है लक्ष्मी, ऐसा ही होगा। जाकर कमरे में राजकुमारी की तरह सो जा। सुबह तुझसे बात करता हूँ। लक्ष्मी रोती हुई जमींदार के कक्ष में चली गई। अगले दिन जब रामू ने घर पर लक्ष्मी को लापता पाया तो वो घबरा गया। सीता रोते हुए बोली, चलो जाकर सरपंच जी को लेकर जमींदार की हवेली पर चलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमींदार हमारी लक्ष्मी को जबरन उठा ले गया हो। रामू रोता हुआ सरपंच जी के पास गया और सारी घटना बताते हुए बोला, सरपंच जी, कम से कम आप जमींदार की हवेली चलकर पूछताछ कर सकते हैं। सरपंच जी, मेरी मदद कीजिए। सरपंच जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सरपंच जी, मेरी मदद कीजिए। सरपंच जी को रामू का रोना सहन नहीं हुआ। सरपंच रामू को लेकर जमींदार की हवेली पर चला गया। जमींदार को देखकर रामू बोला, जमींदार, मेरी बेटी कल से गायब है। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी पर काफी समय से तुम्हारी गंदी नजर थी। अगर तुमने उसका अपहरण किया है तो मुझे उसे लौटा दो अभी। तेरा दिमाग तो ठीक है। ये सच है कि मैं तेरी बेटी को पसंद करता था, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं कि दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लूं। मुझे तेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं मालूम। चल जा यहां से। जमींदार, रामू और उसकी पत्नी बहुत परेशान है। तुमने उसकी जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसकी जमीन इसे वापस करता हूं। अब ये अपने खेत में जब चाहे तब खेती कर सकता है। अब तो विश्वास हो गया ना कि तुम्हारी बेटी मेरे पास नहीं है। रामू दुखी होकर सरपंच के साथ वापस चला गया।
और अपनी पत्नी से रोते हुए बोला, पंडित जी तो कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूँ, क्या खाक तकदीर वाला हूँ। मेरी बेटी कहाँ गई मुझे कुछ नहीं मालूम। वही तो मेरे जीने का आसरा थी। सीता भी फूट फूट कर रोने लगी। सुबह के समय जमींदार लक्ष्मी के कक्ष में जा पहुंचा। लक्ष्मी डरी हुई आंखों से जमींदार को देख रही थी। लगता है तुम रात भर सोए नहीं। आज जिस लड़की को पता हो कि किसी ने उसे कैद कर रखा है तो वो भला कैसे सो सकती है। तभी वहां गब्बर आ गया। जमींदार, आपका रामनगर वाला मित्र सेरा आपसे मिलने आया है। ये सुनकर जमींदार चौंक पड़ा। गब्बर, उसे बाहर ही बैठा कर रखना, अंदर मत लाना। अगर उसने लक्ष्मी को देख लिया तो। जमींदार इतना ही कह पाया था कि तभी सेरा वहां पर आ पहुंचा और लक्ष्मी को फटी हुई आंखों से घूरने लगा। लक्ष्मी और भी बुरी तरह से डर गई। अरे जमींदार, इतनी सुंदर लड़की तुमने अपने घर में रखी है और मुझे खबर तक नहीं की। ये मेरी होने वाली पत्नी है। होने वाली है लेकिन हुई तो नहीं है ना। और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है। इस उम्र में क्या विवाह करोगे? मुझे ये लड़की चाहिए। ये सुनकर लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? जमींदार बड़ी मुश्किल से सेरा को कमरे से बाहर ले गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सेरा, ये मेरे गांव की सबसे गरीब किसान की बेटी है। बड़ी मुश्किल से इसे हासिल किया है। मैं तुम्हें लक्ष्मी नहीं दे सकता। मत भूल, वर्षों पहले हम दोनों किसी कारोबार में साथ साथ थे। मैं और तुम लड़कियों का अपहरण करवाकर उन्हें बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेचते थे। लक्ष्मी बहुत सुंदर है, उसके अच्छे दाम मिलेंगे क्योंकि मैं अब भी वही व्यापार करता हूं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं लक्ष्मी को तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूं, लेकिन जितने दाम में तुम लक्ष्मी को बेचोगे उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। दोपहर के समय लक्ष्मी को भोजन में बेहोशी की दवा दी गई। अगली सुबह जब लक्ष्मी की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान हवेली में पाया। लक्ष्मी बुरी तरह से चौंक गई। ये कौन सी हवेली है? ये तो जमींदार की हवेली नहीं है। तभी वहां पर एक और स्त्री आई जिसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, ये तुम्हारे गांव की जमींदार की हवेली नहीं है। ये रामनगर के सबसे अमीर व्यापारी सेरा की हवेली है। यहाँ पर लड़कियों को अपहरण करके लाया जाता है और दूसरे राज्यों के व्यापारियों को मुंहमांगी कीमत पर बेचा जाता है। यकीनन जमींदार ने सेरा के साथ तुम्हारा सौदा कर दिया है। लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। मैं क्या करूं? मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है। मेरा नाम मीना है। कुछ साल पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ नदी किनारे खेलने गई थी। वहीं अचानक कुछ अजनबी लोग आए और हमसे मदद मांगने लगे। मैंने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया और उनके साथ चली गई। पर जैसे ही मैं उनकी गाड़ी में बैठी, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब होश आया तो खुद को इस हवेली में पाया। यहाँ पहले से 4 और औरतें थी। सब कह रही थी कि हमें अलग अलग राज्यों से पकड़ कर लाया। अब बस मैं बची हूँ और अब तुम भी आ गई हो सकता है कुछ दिनों बाद हम दोनों को भी बेच दिया जाएगा। उधर हवेली के बाहर सेरा जमींदार के नौकर गब्बर के साथ बैठा था। व्यापार के मामले में तो जमींदार किसी पर भरोसा नहीं करता, इसलिए ही मुझे आपके साथ भेजा है ताकि जो भी सौदा हो मेरी आंखों के सामने हो।
शाम को आजमगढ़ का एक बड़ा व्यापारी आने वाला है। इस वक्त मेरे पास मीना है, लेकिन मुझे भरोसा है कि अगर उसने लक्ष्मी को देख लिया तो उसे वही पसंद आएगी। शाम के समय एक सुंदर नौजवान दो व्यक्तियों के साथ हवेली में दाखिल हुआ। मैं वही आजमगढ़ का मशहूर व्यापारी हूं जिसका तुम्हें इंतजार था। मुझे आपका ही इंतजार था। इस वक्त मेरे पास दो सुंदर लड़कियां हैं। आप जिसे चाहें वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, पहले मैं उन दोनों को देखना चाहता हूं। सेरा ने गब्बर को इशारा किया। गब्बर व्यापारी को लक्ष्मी और मीना के कक्ष की ओर ले गया। कक्ष में पहुंचकर व्यापारी ने दोनों लड़कियों को गौर से देखा, फिर मीना की ओर इशारा करते हुए बोला, ये लड़की कौन है? मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप जितनी देर चाहें बात कर सकते हैं। सेरा ने मीना को बाहर जाने का इशारा किया। मीना नीची नजर किए चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। व्यापारी ने कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया और फिर लक्ष्मी को गहरी निगाहों से घूरने लगा। लक्ष्मी नीची नजरें किए हुए खड़ी थी। उसकी टांगें कांप रही थी। कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तुम्हारी आंखों में मासूमियत बता रही है कि तुम बहुत ही गरीब घर की लड़की हो और तुम्हें अच्छे संस्कार मिले हैं। अपनी दुख भरी कहानी सुनाओ। अपनी दुख भरी कहानी सुनाने से क्या फायदा? आप तो मुझे खरीदने आए हैं ना, जैसे मैं सड़क पर पड़ी कोई वस्तु हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। लक्ष्मी ने रुंधे हुए गले से अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी। कैसे वो भूख से तड़पते अपने माता पिता की आंखें नहीं देख सकी और जमींदार के सामने समर्पण कर दिया। ये सुनकर व्यापारी की आंखों में क्रोध चमकने लगा। डरो मत, मैं तुम्हें खरीदने नहीं, तुम्हें आजाद कराने आया हूँ। मैं कोई व्यापारी नहीं, बल्कि इस राज्य का राजकुमार अर्जुन हूँ, राजा पृथ्वीराज का पुत्र। काफी समय से मुझे सूचना मिल रही थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ बहुत गलत चल रहा है, इसलिए मुझे व्यापारी का वेश धारण कर यहाँ आना पड़ा। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार अर्जुन ने कमरे का किवाड़ खोला। उसके साथ आए दोनों व्यक्ति असल में सैनिक थे। अर्जुन ने आंखों से इशारा किया, जाओ और शाही सैनिकों को अंदर ले आओ। दोनों सैनिक तुरंत बाहर निकल गए। कुछ ही देर में शाही सैनिकों की टोली वहां पहुंच गई। सेरा और उसके साथी को बंदी बना लो। सेरा चौंक गया। ये आप क्या कर रहे हैं? कौन है आप? मैं व्यापारी नहीं, अर्जुन हूँ, राजकुमार अर्जुन। मैं एक गुप्त सूचना पर जांच पड़ताल करने आया था और तुम दोषी पाए गए हो। तुम न जाने कब से मजबूर लड़कियों की गरीबी का फायदा उठाकर उनका व्यापार कर रहे हो। अब तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। सेरा और गब्बर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन राजकुमार नहीं झुका। राजकुमार अर्जुन ने मीना को सुरक्षित उसके गांव पहुंचा दिया और लक्ष्मी को अपने साथ महल ले आया। महल पहुंचकर उसने अपने पिता राजा पृथ्वीराज और माता रानी लक्ष्मीबाई को पूरी घटना बताई। तूने मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है अर्जुन। तूने बहुत बड़ा कार्य किया है। राजा पृथ्वीराज ने लक्ष्मी की ओर देखकर कहा, आज से तुम महल में ही रहोगी। सही समय आने पर हम तुम्हें सम्मान पूर्वक तुम्हारे गांव पहुंचाएंगे। उस दिन से लक्ष्मी राजमहल में रहने लगी। एक दिन राजकुमार अर्जुन लक्ष्मी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लक्ष्मी, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? कौन सी बात राजकुमार? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं।
ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। अगर आप मुझ पर तरस खाकर विवाह करना चाहते हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी क्षण मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। ये सुनकर लक्ष्मी मुस्कुरा उठी। राजकुमार अर्जुन और लक्ष्मी का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी राजकुमार अर्जुन और शाही सैनिकों के साथ अपने गांव पहुंची। गांव में लक्ष्मी के पिता रामू और माता सीता अपनी बेटी को राजकुमारी के रूप में देखकर आश्चर्य से भर गए। जाओ, उस जमींदार को घसीटते हुए बंदी बनाकर यहाँ ले आओ। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार को पकड़कर अर्जुन के सामने ले आए। लक्ष्मी को राजकुमारी के रूप में देखकर जमींदार भय से कांपने लगा। क्या हुआ? ये सोच रहे हो ना कि जिसे तुमने बेच दिया था वो आज राजकुमारी बन चुकी है। तुम्हारा साथी गब्बर और सेरा पहले ही कारागार में है। अब तुम भी वहीं जाओगे और कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए लक्ष्मी, मैंने गलती की। तुम्हारे जैसे पापियों को माफ नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी ने सैनिकों को इशारा किया। सैनिक जमींदार को घसीटते हुए ले गए। तभी गांव का सरपंच और वही पंडित वहां आ पहुंचे। मैंने कहा था ना रामू, तू बहुत तकदीर वाला है। देख, तेरी बेटी का विवाह किसी आम आदमी से नहीं बल्कि इस राज्य के राजकुमार से हुआ है। तकदीर के खेल बड़े ही निराले होते हैं।